हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। अभी अभी हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया जिसका नाम था आनुवंशिकता एवं जैव विकास, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पीवाईक्यू की तरह होंगे, यानी कि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की तरह हम लोग बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक वही पुरानी दरखास्त आपसे कि भैया प्लीज एक बार सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग लाइक जरूर कर दें। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। मैं मनीष शुक्ला वेलकम करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का बिहार बोर्ड विद्याकुल में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न के साथ, और मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी ये मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसे प्रश्न और चाहिए कि नहीं। जोरदार तरीके से थम्स अप आना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? मैंने आपको 3 नाम याद कराया था, अगर आपको याद हो किसका किसका। सर सबसे पहले याद कराया था मैंने शेरमैक का, फिर मैंने याद कराया था ह्यूगो डिवरीज का, और एक नाम और याद कराया था मैंने आपको। मैं जानना चाहूंगा आपसे इसमें कौन सा नाम मैच कर रहा है, जरा देख के बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर कौन सा बनेगा? तो मेरे हिसाब से इसका नाम जाएगा पहला वाला, और वो जाएगा शेरमैक का। ठीक है, शेरमैक का नाम याद कराया था, ह्यूगो डिवरीज का नाम याद कराया था मैंने आपको। इस तरह से 3 वैज्ञानिकों के नाम मैंने बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ये कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं सब जगह आपने पढ़ रखा है। मैंने आपको याद कराया है कि जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है भैया, उसके अंदर डीएनए होता है, और इसी डीएनए से बना होता है आरएनए, और इसी आरएनए से बनी होती है प्रोटीन। ये मैंने 3 बातें आपको बताई थी, यानी जिसमें डीएनए भी हो, आरएनए भी हो, प्रोटीन भी हो, सब कुछ है, वही तो डीएनए का बनेगा क्रोमोसोम। यही तो नाम कौन सा भैया, डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए। यानी कि इसका सही आंसर जाएगा किसके लिए? सी फॉर चाइना के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आया हुआ प्रश्न है आपकी परीक्षा में, कई बार आपके पेपर में उठा करके देखिएगा मॉडल सेट को, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? क्या है आनुवांशिक पदार्थ? मैंने आपको बताया हूं कि आनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पैतृक लक्षण को, पैतृक मतलब माता पिता के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में लेके जाते हैं, उनको पैतृक लक्षण कहते हैं। तो पैतृक लक्षणों को लेके जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो उसका सदाबहार एग्जाम्पल मिलेगा आपको, क्या? डीएनए है भैया। वो क्या है? डीएनए है। तो डीएनए एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है। बोलो राजी खुशी। ठीक है, पक्की बात है क्या? यानी डीएनए के अंदर कुछ कोड होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, और उन कोडों के माध्यम से एक पीढ़ी से मैसेज दूसरा पीढ़ी में जाता है, यानी एक पीढ़ी का लक्षण दूसरा पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। फलनवा अपने पापा की तरह दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि फलनवा के पापा का जो लक्षण है वो बबुआ में गया हुआ है, इसलिए दिखता है। वो लक्षण किसके माध्यम से गया? इस डीएनए के माध्यम से गया। इसलिए डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? आनुवांशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस होते हैं, यानी कि विषाणु, कुछ विषाणुओं में जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है? आरएनए होता है। और ऐसे वायरस किस नाम से जाने जाते हैं? रेट्रोवायरस के नाम से जाने जाते हैं। रेट्रोवायरस के नाम से जाने जाते हैं। मैंने कहा पृथ्वी के लगभग समस्त जीव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है, उनमें डीएनए नहीं पाया जाता। और ऐसे वायरस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। डन। बढ़े अगले क्वेश्चन पे।
बहुत बढ़िया। अगर मजा आ रही हो तो एक बार फ्रेंड्स में शेयर करते हो, लाइक जरूर करते रहे बेटा। बहुत बढ़िया, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? ज से जीन और ज से जॉनसन। नाम क्या याद रखेंगे? ज से जीन और ज से जॉनसन। जॉनसन ने दिया। जॉनसन ने शब्द जीन का प्रतिपादन किया। और आपको बता दूं क्या होता है जीन, तो याद रख लीजिएगा, 1 नंबर का पूछा गया प्रश्न है। 1 नंबर का पूछा गया प्रश्न है, क्या होता है जीन? तो बताइएगा, डीएनए का वह भाग या वह खंड जिसके अंदर कम से कम एक लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वो जीन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसे मादा एनाफिलीज कहते हैं, किस तरह के जल में पनपता है? मलेरिया, याद रखिएगा, शब्द किससे बना? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये बना है माला से, और माला का मतलब होता है बैड। बैड माने होता है गंदा, और मलेरिया एरिया से रिलेटेड होती है वायु, यानी गंदी वायु से। माना जाता था पहले कि गंदी हवा से मलेरिया पनपता है। बाद में ना पता चला कि मच्छर होता है, उसमें जो है प्लाज्मोडियम नाम का एक जो है पैरासाइट पाया जाता है, बाद में पता चला। लेकिन मलेरिया जो शब्द आया माला से आया, माला माने होता है गंदा। तो पानी कैसा होगा इसका भैया? गंदा पानी में पनपता है। अगला प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, इसके लिए याद रखेंगे साफ जल में होता है ना? साफ जल कहाँ है? साफ या शुद्ध जल, जो हम लोग पानी पीते हैं, पीने वाला पानी, उसी में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? सबसे पहली बात, अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में एक्टिव थे, क्रियाशील थे, लेकिन अब वो किस अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है। निष्क्रिय रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। निष्क्रिय रूप में शरीर में पाए जाते हैं। निष्क्रिय रूप में शरीर में पाए जाते हैं। निष्क्रिय रूप में शरीर में पाए जाते हैं। और ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे निमेशक पटल, आप देखेंगे आंख के दोनों कोना पे एक मांस का छोटा सा टुकड़ा है। पहले जब हमारे पूर्वज बहुत पहले, बहुत करोड़ों साल पहले पानी में रहते थे, तो यहाँ से एक जाली निकलती थी और आंख को कवर कर लेती थी, जिससे हम पानी में देख पाते थे। ठीक है, तो ये एक अवशेषी अंग है। कर्णपिन्ना, जानवरों में आप देखिए, किसी गाय वाय को बुलाइए आओ आओ, तो वो तुरंत पहले कान को उठाती है ना? वो क्या उनके यहाँ एक्टिव है, वो सुनने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? इनएक्टिव अवस्था में है। इसके अलावा एक बॉडी में अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा, क्रीम रूपी परिशेषिका, वो भी क्या है? एक अवशेषी अंग है ना? तो ये अवशेषी अंगों के नाम है कुछ, जिसमें इसमें एग्जाम्पल अपेंडिक्स का नाम दिया हुआ है। और ये आपका क्या बनेगा? सबसे सही और परम सत्य आंसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये प्रश्न मैं चाहूं कि आप लिए छोड़ दूं। कल की क्लास जिसने की है, मैंने डार्विन की पुस्तक का नाम बताया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप बताएंगे ये किसकी किताब है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा भैया। ये क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क रहेगा, मैं नहीं जानता। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 50 बार बताया जब मैं बता रहा था आपको कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि भैया 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं। और इन एक समान गुणसूत्रों को ऑटोसोम का नाम दिया गया था। ऑटोसोम का नाम दिया गया था। जबकि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, नर और मादा दोनों में अलग होता है, जिसे हेटेरोसोम कहते हैं। हेटेरोसोम कहते हैं। और ये हेटेरोसोम जो नर में होता है उसे XY से प्रदर्शित करते हैं, और मादा में इसे XX से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो टोटल कितने जोड़ी गुणसूत्र बनते हैं भैया? 23 जोड़ी। सही आंसर कौन सा जाएगा? सी। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? आप बताएंगे। मैंने बताया था काम एक जैसा लेकिन उत्पत्ति अलग। काम एक जैसा लेकिन उत्पत्ति अलग। और ऐसे अंग क्या कहलाते हैं भैया? समवृत्त अंग याद कराया था मैंने, समकृत से रिलेट करा के। तो ऐसे अंग असमजात अंग होते हैं और उन्हीं को समवृत्त अंग भी कहा जाता है। बोलो राजी खुशी। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसे कुछ अंग हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? तो आपको अभी अभी बताया मैंने, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। मजा आ रही है तो एक बार लाइक मारो भैया जोरदार तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर गारंटी है बेटा इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ आ ही नहीं सकता है, वादा है मेरा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया? अभी मैंने बताया था, आप बताएंगे इसको, है ना। समजात अंगों के उदाहरण, ऐसे अंग जिनका ओरिजिन एक जैसा है, भले काम अलग हो, काम अलग हो लेकिन उत्पत्ति और संरचना कैसी होती है? एक जैसी होती है। एग्जाम्पल इसका कौन सा बन रहा है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अगर पैर, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की भैया इसमें सभी आ जाएगा, है ना, सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बहुत सारे किताबों में इसका आंसर गलत लिखा है 99% में, लेकिन इसका सही आंसर जाएगा क्या? चीन के विद्यार्थी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होती हैं, क्यों? क्योंकि नर और मादा दोनों के कैरेक्टर आकर के मिलते हैं और नए तीसरे कैरेक्टर को, नए तीसरे लक्षण को जन्म देते हैं। तो क्या होता है भैया? बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी मिलती है। अलैंगिक जनन में बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी बन जाता है और उसको हमने बताए थे क्लोन। क्लोन क्या होता है? कि जो ऐसी संतान जो बिल्कुल माता पिता के समान हो, एकदम डिट्टो फोटो कॉपी, क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वो क्लोन कहलाता है। तो क्लोन बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लेकिन ये किसके लिए जानना चाहता है? विभिन्नता किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाएगी किसमें? लैंगिक जनन में। डन 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 डन। चलो अगला प्रश्न। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ये आपके लिए होमवर्क है और एक होमवर्क इसमें और ऐड करिएगा, इसका वनस्पतिक नाम लिखने के लिए। इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा? चलो मैं बता देता हूं इसका वनस्पतिक नाम, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिखेंगे जरूर, है ना। क्या लिखिएगा भैया वनस्पतिक नाम? तो ये होता है पाइसम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। ठीक है, और इसका सही आंसर बनेगा आपके हिसाब से कौन सा? आप जानिए, मैं नहीं जानता। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम जो दिया था वो दिया था किसके लिए? वो दिया था किसके लिए? नाभिकीय अम्ल के लिए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के लिए। अगला प्रश्न। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जीन गुणसूत्र का भाग है, ये आपको बताया गया 1909 में जॉनसन ने ये काम किया था। अगला प्रश्न। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो दोनों ये क्या है? अर्ध गुणसूत्र हैं। ठीक है, अगला। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु, मकड़ी, मछली या चिंपांजी? सबसे ज्यादा डेवलप आपको कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा डेवलप कौन दिख रहा है? चिंपांजी दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? डी। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या इनमें से सभी? भैया देखिए, सभी का तो आंसर ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। कौन सी गैस बिल्कुल नहीं थी? ऑक्सीजन गैस बिल्कुल नहीं थी, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा क्या? सी वाला। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने अभिविकल्पी लक्षणों को ध्यान दिया? मैंने बताया था 7, है ना। 7 कैरेक्टर थे लेकिन 14 ट्रेट थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एकल संकर क्लास के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे, नाटे माने बौने हैं,
है ना, पौधे का अनुपात क्या था। हम लोगों ने किया था कि अगर शुद्ध एक लंबा पौधा लिया कैपिटल टी, दूसरा शुद्ध बौना लिया स्मॉल टी, जब इनका युग्मक बनाया गया तो वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इनका क्रॉस कराया तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ये, और जब इनका आपस में कराया तो देखा गया क्या, इसका जो युग्मक बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने लंबे मिले, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, तो तीन लंबे हो गए। कितने बौने मिले, एक बौना मिला, तो इसका अनुपात बना क्या, 3:1, और ये बनेगा इसका सही आंसर। डन। हाँ जी, एकल संकर क्रॉस में बिल्कुल लंबे और पौधे का, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ रहा है बच्चों का, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, है ना। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। याद रखिएगा, जब मैंने पीला बीज और हरा बीज, चिकना बीज और झुर्रीदार बीज लेके कराया था तो उसका अनुपात क्या बना था, 9:3:3:1, 9:3:3:1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है कौन कौन सा, भैया XX होता है। लेकिन अगर पुरुष में पूछ दिया जाए, अगर पुरुष में पूछ देगा तो क्या बताएंगे, XY बताएंगे। डन। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, है ना, ये होमवर्क है आपका। प्रकृति वर्ण द्वारा जय विकास, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, किसने कहा कि प्रकृति चयन करती है अच्छे जीवों का, जो अच्छा रहेगा, जिसमें जनन की क्षमता रहेगी, वो जीव जिंदा रहेंगे, वरना उसको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट करा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, तो भैया वो डार्विन साहब थे। कौन थे, डार्विन। अगला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आने वाला जो इंसान होगा लाखों साल के बाद, उस इंसान का नाम होगा क्या, होमो सेपियंस फ्यूचरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव का उद्भव कहां हुआ, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे इसको, ये अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार इंसान की उत्पत्ति हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में। डन, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी गुड। जितना आप लोग प्रयास कर रहे हो, लगातार अगर ऐसे प्रयास करते रहे, नो डाउट टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आना है, टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन, एक बार जरा थम्स अप लगाओ, देखना चाहता हूं मैं। अरे वाह, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइए अगला प्रश्न आपके सामने। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख में भी वही 5 चीजें होती हैं, एक बड़ी बोन, फिर वहां से 2 बोन, फिर उंगलियों की बोन्स। ठीक है, और पक्षी के पंख में भी सेम होता है, इसलिए इसका क्या होगा भैया, समजात अंग होंगे दोनों के दोनों। अगर यहाँ पक्षी के पंख या चमगादड़ का बोल दिया है, आपसे शेर का पैर बोल देता और चमगादड़ का पंख बोल देता, इंसान का हाथ बोल देता, चमगादड़ का पंख बोल देता, तब भी क्या होता, समझात अंग हो जाता। ठीक है, आइए। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, क्या वो डार्विन साहब थे, रॉबर्ट हुक थे, जगदीश चंद्र बोस थे। सही आंसर किसके लिए जाएगा, सही आंसर किसके लिए जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। कितने दिनों तक किए, कितने दिनों तक, 6 to 7 ईयर्स तक, 6 से 7 सालों तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस पौधे पर किया, मटर के पौधे पर किया। कितने लक्षण देखे उन्होंने, 7 युग्म विकल्पी लक्षण देखे उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी कहानी। किन 3 वैज्ञानिकों ने, फिर से वही क्वेश्चन, किन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा, तो वो थे क्या, शेरमैक, कार्ल कोरेंस, और तीसरा नाम लिखेंगे ह्यूगो डिब्रीज का। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया। किस सन में किया, 1900 में, 1900 ईस्वी में प्रतिपादन किया, जब मेंडल साहब की मौत हो गई, उसके लगभग 26 या 36 साल के बाद उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें कौन सा सही है भैया, देखना है, डीएनए का पूरा नाम मेनली जानना चाहता है।
डीएनए का पूरा नाम ये जानना चाहता है, इसमें से कौन सा सही है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एडिनल, गलत बात है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल यही सही आंसर है इसका, यानी इसका सही आंसर जाएगा क्या? बी फॉर बंगाल के लिए, है ना, बी फॉर बंगाल के लिए। अगला, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? ये जो कान का नीचे वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? इसे कर्णाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कर्णाधार। जो कान का आधार है वही तो कर्णाधार है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया कि डेवलपमेंट हुआ है छोटे से बड़े ऑर्गेनिज्म का? ये विकास क्रम किसने बताया? क्या वो लैमार्क थे, क्या डार्विन थे, क्या अरस्तु थे, क्या या वेज़मान थे? तो इसमें नाम आएगा किसका? लैमार्क साहब का। अगला प्रश्न, प्रकृति वर्ण द्वारा जय विकास का सिद्धांत, फिर से क्वेश्चन ये आपके लिए मैं छोड़ूंगा क्या? होमवर्क के रूप में। अगला प्रश्न, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? मैंने बताया था दो तरह की विभिन्नता होती है, एक जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, और एक वो जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। यानी इसका सही आंसर जाएगा कौन सा? वो जाएगा बी फॉर बंगाल के लिए। कौन सा जाएगा जी? बी फॉर बंगाल के लिए। डन? हाँ, दोनों के नाम लिख दीजिए सभी लोग, फटाफट 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 तरीके से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, किसी जीव की जीन संरचना, जीन का संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? भैया आप हमको बताओ, अगर जो देखने में है तो उसको हमने कहा था दृश्य रूप, जो जीन में है उसे जीन रूप। तो जीन के बारे में जानना चाहता है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। ठीक है अच्छा, दोनों का भी आंसर है तो इसका सही आंसर जाएगा दोनों के लिए, है ना। जीनोटाइप भी कह दीजिए, जीन प्रारूप भी कह दीजिए। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो दिख रहा है वो क्या होगा? दृश्य रूप होगा, यानी लक्षण रूप होगा, यानी फिनोटाइप कहलाएगा। इसका सी वाला सही आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? व्यापारी थे, पादरी थे, कृषक थे या नाविक थे? सब जानते हैं, सब जानते हैं। पढ़ाई लिखाई में मैथमेटिशियन थे। दूसरी बात, नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट मतलब इनका जो डिग्री हुआ था नेचुरल साइंस में हुआ था, तो नेचुरल साइंस के लिए एक्सपर्ट थे, मैथ के एक्सपर्ट थे, और ये दोनों की वजह से अच्छा, ये दो चीजें तो थी, लेकिन पेशा क्या था उनका? काम क्या करते थे मुख्य रूप से? वो पादरी थे, चर्च में पूजा पाठ कराते थे। फादर वाला सुने हैं ना आप लोग, ये वाला गॉड ब्लेस मी ऐसे करके समथिंग, है ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आइए 40 नंबर, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? जनक पीढ़ी को किससे सूचित किया था भैया? पी से, है ना। जनक पीढ़ी को किससे सूचित किया? पी से। पी माने पेरेंट पीढ़ी। ठीक है, अगला, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण विकास, भ्रूण कोष। इसका सही आंसर क्या जाएगा भैया? मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए जीन कोष, है ना। एक बार इसको आप लोग फिर भी क्या करेंगे? चेक करेंगे, ये आपके लिए रहेगा, इसको चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन डन है, यही जाना चाहिए। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। जाति उद्भवन नई जाति का निर्माण, अलैंगिक जनन, स्वपरागण, इनमें सभी। भैया जाति उद्भवन जनरली जो होगा वो किसके द्वारा होगा? लैंगिक जनन के द्वारा नई जाति बन सकती है। अगला प्रश्न, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? क्या वो आणविक व्युत्क्रम कहलाता है, आणविक जातिवृत्ति कहलाती है, आणविक विलोपन कहलाता है, या फिर आणविक संकल्पना कहलाती है? भैया देखिए 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और इसके लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से आणविक जातिवृत्ति, यानी इसका सही आंसर जाएगा कौन सा? बी फॉर बंगाल। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी का पिता सदाबहार क्वेश्चन है, मेंडल साहब को कहा जाता है। नोट लगाएंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे ये क्वेश्चन। ये प्रश्न मैं बता दूं बेटा जी, जरूर से जरूर आने वाला है, मतलब आने का इसका भरपूर चांस है। कोई रुकावट, कोई खेद, कोई दिक्कत, ऐसा कोई संभावना नहीं है कि ना आए, ज्यादा चांस है कि आएगा क्वेश्चन। इसलिए इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे अलग से इंपॉर्टेंट लगा के।
किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? भैया इसको अगर मैं होमवर्क दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूं। डार्विन साहब ने यह बात कही थी। कौन कौन सी बातें बताई उन्होंने कहा सबसे पहला कि संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। फिर उन्होंने कहा कि जीवन संघर्ष, मैंने बताया था संघर्ष 3 तरह का होता है। जीवन संघर्ष की बात किसने किया था? डार्विन ने किया था। इसके बाद प्रकृति चयन की बात किसने किया था? प्रकृति चयन की बात किसने किया था? वो भी इन्होंने किया था। अगली बात नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जीवन संघर्ष हो गया, संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो गया, और योग्यतम की उत्तरजीविता किसने कहा था? योग्यतम की, जो योग्य रहेगा वही आगे जीवित रहेगा, उत्तरजीविता, ये बात किसने कही? तो ये सारी बातें किसके द्वारा कही गई हैं? डार्विन साहब के द्वारा की गई है। डार्विन के बारे में एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात, जब ये 21 साल की उम्र के थे, माने आप लोगों से 4-5 साल केवल बड़े थे, तो इस एज में इनको जो है बेस्ट साइंटिस्ट के रूप में चुना गया था इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये भैया आपके 45 क्वेश्चन रहे, और इसके बाद मिलेंगे हम लोग फिर एक नई सीरीज के साथ जिसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, और वो स्टार्ट होगा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल। एक बार जरूर बताएंगे कमेंट करके कि कैसी लगी क्लास, और आपको क्या छोटी श्रृंखला में जो मैं अब लेके आने वाला हूं वो पसंद है या नहीं, जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।